मुझे बच्चा चाहिए। 2 साल साथ रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हारी डिसेबिलिटी की वजह से मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। नबीला, जिंदगी में बच्चा या बच्चे ही सब कुछ नहीं होते। बिल्कुल अधूरा रह गया हूं मैं, क्या करूं? इस एक रोड एक्सीडेंट की वजह से अपनी जिंदगी की सारी खुशियां भुला चुका हूं मैं। कभी कभी हम जिंदगी में कोई एक आध ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका हमें उस वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन आगे चलकर वही गलती हमारी जिंदगी में एक बहुत गहरा असर छोड़ती है। यार, वो मेरा उससे फिजिकल रिलेशनशिप कायम हो गया था। What? हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? हमें वाकई बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अंदाज़ा है कि अभी बहुत देर हो चुकी है। अगर हो सके आप इस बच्चे को ज़ाया कर दीजिए। मैं क्या करता? उस बेचारी को मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन मुझे डर था कि एक न एक दिन इस हकीकत का इंकिशाफ जरूर होगा। आपके 50,000 रुपए आपको मुबारक हो, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लीजिए। हमें जिल्लत की भट्टी में झोंकने के बाद आप लोग भी सुख का सांस नहीं ले सकेगा। अल्लाह आपकी खुशियों को बर्बाद कर देगा। आप चैन की नींद कभी नहीं सो सकेंगे। तुम फुटबॉल मैच के पेनल्टी की अहमियत को समझते हो ना? अल्लाह ताला ने मुझे एक पेनल्टी का मौका दिया है और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। तुम एक पढ़े लिखे और समझदार नौजवान, तुम्हें तो ये बात सोच लेना चाहिए कि सांप का डसा हुआ तो रस्सी से भी डरता है। और जब तुम्हें मरियम को अपनाना था उस वक्त तो तुम उसे ठुकरा कर चले गए, और अब इतने सालों के बाद आए हो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। बस अम्मी, आपकी दी हुई सज़ा की मियाद अब पूरी हो चुकी है। अब मैं मज़ीद ज़िंदगी को हालात के रहम करम पे नहीं गुजार सकती। दम घुटता है मेरा इस घर में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारी दुनिया की चीजें लाके तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ, लेकिन तुमको बच्चा नहीं दे सकता। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि बच्चा पैदा होके मर गया है। मुझे उस बच्चे से शदीद नफरत थी, इसलिए मैंने उसे अपने से दूर और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए झूठ बोला था कि वो मर गया है। जानते हैं कि औरत चाहे जिस तबके की भी हो उसे फ्रीडम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक हिसार में बंद है। समाजी हिसार, तहजीबी और तबकाती हिसार। सबसे बढ़कर औरत ज़ात को ये बावर कराना ज़रूरी है कि मर्द अपने वकार का हिसार खींचता है। उसे फलांग कर गोया औरत अपने समाज से बगावत कर जाती है। इसलिए आज़ाद रखने के बावजूद उन्हें लिमिटेड किया जाना ज़रूरी है। ठीक है पापा, अगर शादी करना इतना ज़रूरी है तो मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए।
आपकी पार्टी इसलिए अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि कल मेरी भी बर्थडे है। वाओ, दैट्स ग्रेट। देखिए, कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन है। क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों अपनी खुशियां साथ शेयर करें? लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके साथ हमारी ब्लड रिलेशनशिप है। ब्लड रिलेशन या ब्लड ग्रुप ए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की होती है। जब वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता तो मैं पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकती हूँ? मेरे ख्याल में तुम इतनी चालाक लड़की हो नहीं जितना खुद को समझ रही हो। मुझे तुम्हारा आलाकार बनने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, शादी को तुमने इनकार किया है तो अपने पापा को भी तुम्हें ही फेस करना होगा। मुझे तुम में और तुम्हारी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। सुन लिया तुमने? मैं अरेंज मैरिज पे बिलीव नहीं करती। ये कल्चर प्रैक्टिस है और हमारे मजहब से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। बाप की खुशनुदी के लिए अपनी जिंदगी का एक छोटा सा फैसला नहीं बदल सके। वो बाप जिसने 25 साल तक उसकी खुशियों के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया, और आज जब उसने उससे कुछ मांगा तो नौशीन ने मुंह फेर लिया। तो तुमने आखिर अपना घर क्यों छोड़ा? पापा मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करना चाहते थे। शर्मा प्लीज, तुम मुझसे नाराज मत हो। मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही कासिम ने मुझे बताने की कोशिश की। इस लड़की की बातों में इतनी गहराई है कि यकीनन ये किसी और की मोहब्बत में मुब्तला है। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी कैद में गुजारी है। आज जब आप मुझे इस कैद से रिहाई दिलाने की बात कर रहे हैं, भला मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? तस्वीरों में जान कहाँ होती है? वो बोल तो नहीं सकती ना, वो तो रुकी हुई होती है एक खूबसूरत झील की तरह। पिछले 4 सालों से मैं बिल्कुल अकेली थी। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। जिंदगी में जीने के कोई असबाब ही नहीं रह गए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं फिर से जीने लगी हूँ। फिर से जीने के असबाब पैदा हो गए हैं। फिर से कोई बहुत अच्छा लगने लगा है। यार, उस लड़की ने मुझे अजीब कन्फ्यूजन में डाल दिया है। वो मुझसे मोहब्बत तो करती है लेकिन शादी नहीं करना चाहती, और मैं ऐसी मोहब्बत का बिल्कुल भी कायल नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? बताओ मुझे फौजिया, बताओ, वरना मोहब्बत की इस आग में मैं इसी तरह जलता रहूंगा। मैं सिर्फ उसके निकाह में हूँ। या ये समझ लो कि उसकी कैद में। 4 साल पहले उसने मुझसे निकाह किया था। उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और ना उसने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की।
सॉरी, मैं फौजिया को आपकी बहू नहीं बना सकता। वकार, ये सब क्या है? मैंने तुझे आज तक इतने सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? यार, आज मेरी जिंदगी का बहुत असियतनाक दिन है। क्यों? वो नबीला भी मुझे छोड़कर चली गई आज। What? क्या कह रहा है यार? ओह गॉड, नबीला के साथ भी यही हुआ? यार कल तक तो सब कुछ ठीक था, ये सब कब और कैसे हो गया? ये सब अभी 1 घंटा पहले ही हुआ है। सलमान, बजाय तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन हम दोनों में अंदरूनी तौर पर एक सर्द जंग थी जो काफी अरसे से चल रही थी। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। नबीला और तुमने तो पसंद से शादी की थी ना, और इस तरह की शादी में ऐसा होना। मैं मानता हूं कि तुम्हारी पिछली बीवी से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई और उनसे तुम्हारी औलाद भी नहीं हो पाई, मगर इसको तलाक देने का क्या मकसद है? तलाक मैंने नहीं, उसने खुद ली है।
उसने? क्यों? क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। 2 साल साथ रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हारी डिसेबिलिटी की वजह से मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। नबीला, जिंदगी में बच्चा या बच्चे ही सब कुछ नहीं होते। बच्चा मेरी ज़रूरत है। मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपना फील्ड ट्रेंड रखने के लिए माँ बनना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तुम बच्चा तो अडॉप्ट कर लोगे, लेकिन तुम्हें एक औरत की फीलिंग्स का बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं तुम्हें मज़ीद समझाना नहीं चाहती। अगर तुम ज़रूरी समझते हो तो तुम इसी वक्त मुझे डिवोर्स दे दो, वरना मजबूरन मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम आके अगर कुछ ना भी कहो तो भी सारी सिचुएशन मुझे समझ आ रही है। तुमने मामले को घर में दबाने में ही बेहतरी समझी और वो आराम से तलाक लेकर चली गई। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। 7 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। अम्मी की डेथ, वो एहसास जिससे औरत के जज्बात को समझा जाता है। बिल्कुल अधूरा रह गया हूं मैं। क्या करूं? इस एक रोड एक्सीडेंट की वजह से अपनी जिंदगी की सारी खुशियां भुला चुका हूं मैं। इसी एक्सीडेंट की वजह से पहली शादी ना हो सकी, दूसरी तीसरी नाकाम हो गई। क्या करूं? पर अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं कोई नया तजुर्बा नहीं करूंगा। मैं वक्त से बहुत पीछे रह गया हूं यार। हौसला रखो यार, ऐसे हिम्मत हारने से कोई फायदा नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इम्पॉसिबल यार, मैं अपनी जिंदगी हार चुका हूं। जिल्लत की भट्टी में झोंकने के बाद आप लोग भी सुख का सांस नहीं ले सके। आप लोग भी सुख का सांस नहीं ले सके। भी सुख का सांस नहीं ले सके। अल्लाह आपकी खुशियों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह आपकी खुशियों को बर्बाद अल्लाह आपकी खुशियों को बर्बाद कर देगा। आप चैन की नींद कभी नहीं सो सकेंगे। आप चैन की नींद कभी नहीं सो सकेंगे। आप चैन की नींद कभी नहीं सो सकेंगे। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय। थैंक्स। और आज ये सुबह सुबह कहाँ चले आप तैयार हो गए? कहीं भी नहीं, तुम्हारे पास ही आया हूं। अच्छी है।
सलमान, एक बात कहूं? कहो। यार, आजकल मुझे बचपन की कुछ तल्ख यादें सताने लगी हैं। बचपन की तल्ख यादें? सलमान, कभी कभी हम जिंदगी में कोई एक आध ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका हमें उस वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन आगे चलकर वही गलती हमारी जिंदगी में एक बहुत गहरा असर छोड़ती है। और मुझे यकीन है कि आजकल जो हालात मेरे साथ चल रहे हैं वो भी किसी गलती का ही नतीजा है। कैसी गलती? यार, उस वक्त मेरी उम्र शायद 15-16 साल की थी। मरियम नाम था उसका। मेरी हमउम्र थी जब मेरा उससे ताल्लुक पैदा हो गया था। वकार, लड़की से ताल्लुक पैदा होना कौन सी नई बात है? नहीं, तुम समझे नहीं। वो यार, वो मेरा उससे फिजिकल रिलेशनशिप कायम हो गया था। What? हाँ, सबसे पहले मैंने उसे अपने घर पे ही देखा था। हमारी मुलाजमा परवीन के साथ आई थी। वो शायद दोनों सहेलियां थीं। बहुत खूबसूरत थी। मैं पहली नजर में ही फिदा हो गया था। वो लॉन में बैठी थी। मैं कुछ देर वहां खड़ा उसे देखता रहा। फिर अंदर आकर परवीन से पूछा तो उसने बताया कि मरियम उसकी सहेली है और वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मरियम का उस रोज आना महज एक इत्तेफाक नहीं था। वो उस दिन के बाद भी परवीन के साथ अक्सर आती रही और इस तरह मेरी उससे बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया और हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती ही दोस्ती में हमारे दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप भी पैदा हो गया। मुझे याद पड़ता है कि ये ताल्लुक मैंने ही पैदा किया था, क्योंकि मुझे एक गरीब मगर खूबसूरत लड़की में इसके अलावा और कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। परवीन को हमारे इस ताल्लुक के बारे में फिलहाल पता ना था। वो तो घर की सफाई सुथराई में मसरूफ होती थी और मैं मरियम को लेकर अपने बेडरूम में। पहले तो मरियम हमारे घर आती थी, मगर अब मैंने भी उनके घर जाना शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल है मरियम की माँ जमीला एक सिलाई सेंटर में मुलाजमत करती थी। दिन को वो घर पर होती नहीं थी, इसलिए मैं बड़े आराम से वहाँ चला जाता था। पहले तो मरियम बहुत घबराती थी, अब वो मुझसे भी ज़्यादा जोशीली हो गई थी। लेकिन लज्जत भरी इस दुनिया में दाखिल होने के बाद हम इसके बुरे अंजाम से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। हमारे दरमियान ये ताल्लुक पैदा हुए 3-4 महीने गुजर चुके थे और एक दिन जब मैं मरियम से मिलने उनके घर गया तो वो बड़ी परेशान थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वकार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम मेरे देखेंगे तो मुझे जान से मार डालेंगे।
अब क्या करें? मुझे पता नहीं। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। तुम परेशान मत होना। अब कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। मैं मरियम को झूठी तसल्ली देकर आया था कि मैं वापस आऊंगा, पर मैं वापस नहीं किया। उसके पेट को देखकर मेरे औजार खता हो गए थे। मैं काफी डर गया था, लेकिन मैं क्या करता? मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बस उस दिन के बाद से मैंने मरियम के घर जाना बंद कर दिया। लेकिन मैं क्या करता? उस बेचारी को मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन मुझे डर था कि एक न एक दिन इस हकीकत का इंकिशाफ जरूर होगा। बस फिर वो दिन भी आ गया, और सबसे पहले मरियम की मां को इस बात का पता चला। इनके लड़का होगा। हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? हमें वाकई बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अंदाजा है कि अभी बहुत देर हो चुकी है। अगर हो सके आप इस बच्चे को ज़ाया कर दीजिए। मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रही हैं। हम चाहते हुए भी ये बच्चा ज़ाया नहीं कर सकते। अरे मनु, इससे तो बेहतर था कि मैं तेरा गला दबा कर तुझे मैं मार देती तुझे। अरे तू तो माफी के भी लायक नहीं है। ये नाज़ूर को पाल के तूने मुझे मोहल्ले में कहीं आने जाने के लायक छोड़ा ही नहीं। मैं तेरा गला दबा दूंगी। तो लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे यकीन है तुम लोगों को अगर इस बात का पहले पता होता तो कभी ये हरकत ना करते। इसके बाद क्या हुआ? वही जिसका मुझे डर था। क्या मतलब? यकीनन मरियम ने अपनी माँ की हैसियत बर्दाश्त ना करके उसको ये बता दिया होगा कि
उसके नाजायज ताल्लुकात सिर्फ मेरे साथ ही थे। बस फिर एक दिन वो मरियम को लेकर हमारे घर पर आ गई। कौन लोग हैं आप? ये तो आप अपने बेटे से ही पूछिए। क्या मतलब? मेरी मासूम बच्ची को देख रही हैं आप? इसकी उम्र अभी 15 साल है और ये उम्र तो शादी की भी नहीं होती, लेकिन ये माँ बनने वाली है। पूछिए जरा अपने बेटे से किस बात की सजा दी है उसने हमें। ये क्या कह रही हैं आप? वकार, इधर आप। इस लड़की को जानते हो? नहीं तो। मुझे तुम लोगों की शक्ल देखते ही अंदाजा हो गया था कि तुम लोग बहुत बड़े ड्रामेबाज हो और किसी के बहने पे यहाँ आए हो, और अब अपनी बेटी का गुनाह हमारे सर थोप रहे। मेरा बेटा तो तुम्हारी बेटी को जानता भी नहीं है। परवीन, ये तुम किस किस्म के लोगों को यहाँ लेके आ गई हो? परवीन हमारे मोहल्ले में रहती है, आप इससे पूछ लें, ये सब कुछ जानती है। परवीन, तुम इन लोगों को जानती हो? जी। क्या वकार भी इस लड़की को जानता है? जी। कैसे? मरियम मेरे साथ यहाँ कई बार आई थी। मरियम और वकार एक दूसरे को जानते भी हैं, लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। पहले ये सब कुछ आपके घर पर होता रहा, फिर दिन में अम्मी घर पर नहीं होती थी, इसलिए वकार हमारे घर पर आता था। इसे एक दिन मैंने अपना पेट दिखाया, इसने कहा कि मैं कुछ करता हूँ, इसके बाद ये कभी नहीं आया। नहीं, ये झूठ बोल रही है अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो माना मेरे बेटे से गलती हुई, मगर अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आपका बेटा मेरी बेटी से शादी करे। क्या कह रही हैं आप? आपने अपनी औकात देखी है? जब आपका बेटा अपनी औकात भूलकर मेरी बेटी से ताल्लुक बढ़ा सकता है, तो आप कौन होती है मुझे अपनी औकात याद दिलाने वाली? बिल्ली की तरह ख्वाब में छिछड़े देखना बंद करो, और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे आके ले जाओ। जाके अपनी बेटी का अबॉर्शन करवा दो। इस बात की मुझे आपसे ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। तो बच्चा पैदा कर ले। ज़रूर पैदा कराऊंगी, लेकिन ये बच्चा आप लोगों का होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अगर मेरी जगह आप होती तो क्या करती? मैं आप लोगों से बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, और ये सिर्फ मेरे बेटे का कसूर नहीं है, इसमें आपकी बेटी की रजामंदी भी तो थी। और अगर नहीं तो ये बात उसे पहले बता देनी चाहिए थी। तुम लोग कल आओ और मुझसे आके 50,000 ले जाना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। हम पर इतनी बड़ी कयामत टूट गई है और आप हमारी इज्जत को पैसों में तोल रही हैं। तुम जो चाहो समझो। आपके 50,000 रुपए आपको मुबारक हो, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लीजिए। हमें जिल्लत की भट्टी में झोंकने के बाद आप लोग भी सुख का सांस नहीं ले सकेगा। अल्लाह आपकी खुशियों को बर्बाद कर देगा। आप चैन की नींद कभी नहीं सो सकेंगे। चलो इधर से। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो वाक़यात रूनुमा होने लगे हैं वो सब मरियम की माँ की बद्दुआ के असरात हैं। मैं 15 साल की उम्र में इतना शऊर नहीं रखता था, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि मैंने मरियम के साथ काफ़ी बुरा किया। वो हमारी तरह अमीर नहीं थी, लेकिन अच्छी और खूबसूरत लड़की थी। मैंने काफी बुरा किया उसके साथ। अगर वो बुरी बनी तो मेरी वजह से। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ मेरे बहकावे में आकर, और मैं क्या दे सका उसको सिवाय बदनामी, जिल्लत,
शर्मिंदगी। तुम अब मरियम के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब कुछ उन लोगों की बद्दुआओं का नतीजा है। वकार, मैं इन बातों को नहीं मानता। इंसान की जिंदगी में इस तरह के बेशुमार वाकयात होते रहते हैं और फिर उनका वजूद सिरे से खत्म हो जाता है। तुम बचपन की यादों को इतनी अहमियत ना दो। नहीं सलमान, नहीं, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। तुम सलमान, तुम जानते हो हम लोग कभी कभी जिंदगी में छोटी बड़ी गलती कर दिया करते हैं और यही गलती हमारा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि इंतकाम ना ले ले। मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? अपनी गलती का अजाला करने के लिए। सलमान, तुम फुटबॉल मैच के पेनल्टी की अहमियत को समझते हो ना? अल्लाह ताला ने मुझे एक पेनल्टी का मौका दिया है और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। मरियम की अभी तक शादी नहीं हो सकी। इस वाक़े को छुपाने की बहुत कोशिश की गई, मगर आखिरकार लोगों को पता चल ही गया, इसलिए आज तक उसका कोई रिश्ता भी नहीं आया। पर मुझे ये बताएं, क्या वो बच्चा पैदा हुआ था? हाँ। तो क्या अब तक वो बच्चा उन्हीं के पास है? नहीं। फिर किसके पास है? मुझे सिर्फ इतना ही पता चला था कि बच्चा पैदा होते ही मर गया था और मुझे भी ऐसे ही लगता है। पर कैसे? उसकी माँ ने उस पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिए थे। छोटी छोटी बातों पर उसे मारती और पीटती रहती थी। तो क्या अब भी वो मरियम पर जुल्म करती है? हाँ, बच्चे के वाक़ये से लेकर अब तक मरियम एक मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, आप प्लीज़ मेरा एक काम करते हैं, मैं मरियम की वालदा से मिलना चाहता हूँ। आप कुछ इस तरह करें कि हालात साजगार हो जाए, मेरी एक उनसे मुलाकात हो जाए बस। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वो आपने बात की मरियम की अम्मी से? जी, मैंने उनसे बात की थी। तो क्या कहा? वो आपसे मिलना नहीं चाहती। उनका ख्याल है कि शायद आप उन्हें एक बार फिर धोखा देना चाहते हैं। अच्छा, आप मेरी एक मुलाकात करवा सकती हैं उनसे? हाँ, मगर आप प्लीज़ बिल्कुल फिक्र मत करें, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ये भी मेरे साथ है। ये कौन है? जी वो वकार। वकार? मैंने तुमसे मना किया था ना। आंटी प्लीज़ देखिए, इन्होंने मुझे बताया था कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहती,
लेकिन आप मेरी बात तो सुने। देखिए, इस वक्त मेरा आपसे मिलना मेरी मजबूरी नहीं, ज़रूरत भी है। एक घाव तुमने हमें बचपन में दिया था, अब और दूसरा देने आए हो क्या? आंटी, आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने, प्लीज आंटी। आंटी, मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ। इससे हमें क्या फायदा होगा? और जो मोहल्ले में हमारी बदनामी हुई है, उसका इजाला हो जाएगा क्या? शायद इससे बेहतरी की कोई राह निकल आए। तुम चाहते क्या? आंटी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम चाहते क्या हो, मुझे सिर्फ ये बताओ। मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ, आज, अभी। मुझे तो इसमें भी तुम्हारा कोई नया मंसूबा नजर आता है। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ। मेरी वजह से मरियम की जिंदगी बर्बाद हुई है। 16 साल से वो इस घर में घुट घुट कर मर रही है। मैं उससे शादी करके अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ, और आप हैं कि मेरे इरादों को समझ नहीं पा रही हैं। तुम एक पढ़े लिखे और समझदार नौजवान हो। तुम्हें तो ये बात सोच लेना चाहिए कि सांप का डसा हुआ तो रस्सी से भी डरता है। और जब तुम्हें मरियम को अपनाना था, उस वक्त तो तुम उसे ठुकरा कर चले गए, और अब इतने सालों के बाद आए हो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। देखिए आंटी, मैं अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ। मैं मरियम से शादी करके अपनी महरूमियों से बचना चाहता हूँ। तुम्हें पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? वो सब मेरी बचपन की नादानियां थी। मैं बाशऊर नहीं था, मगर अब तो मैं बाशऊर हूं। लेकिन मुझे तो तुम्हारी बातों से बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी बेटी को मजीद किसी और आग में नहीं धकेल सकती। ठीक है आंटी, अगर आप यही चाहती हैं कि मैं अपनी गलती का इजाला ना करूं, तो मैं चला जाता हूं और यही सोच लूंगा कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। खुदा हाफिज। रुक जाओ वकार, मैं करना चाहती हूँ तुमसे शादी। मरियम। बस अम्मी, आपकी दी हुई सज़ा की मियाद अब पूरी हो चुकी है। अब मैं मज़ीद ज़िंदगी को हालात के रहम करम पे नहीं गुजार सकती। दम घुटता है मेरा इस घर में। देखो मरियम, तुम एक बार फिर इसके बहकावे में आ रही हो। बहकावे में? इससे पहले इसने मुझे कब बहकाया है अम्मी? वो तो गलती से एक ताल्लुक बंद किया था, लेकिन आज जब ये उस ताल्लुक को एक नाम देने के लिए आए हैं तो आप इनकार कर रही हैं। मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं कितनी खुश हूं। सोच लो अच्छी तरह। नहीं अम्मी, मैं सोचकर अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। जिंदगी में शायद ऐसा मौका मुझे दोबारा ना मिले, और अगर मैं वकार के साथ जिंदगी खुश ना गुजार सकी तो मजीद अजियत बर्दाश्त करने से पहले खुदकशी कर लूंगी। आप प्लीज ऐसा ना कहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जिंदगी में खुशियां भर दूं। काश ऐसा ही हो। आंटी, अगर आप लोग मुझे फाइनल कर दें तो मैं अपने चंद दोस्तों को इत्तला कर दूं। फाइनल जवाब मैं दे चुकी हूँ वकार। थैंक यू। हेलो। हाँ सलमान।
पल भर में मरियम कितनी खूबसूरत हो गई है। काश बचपन में ही ऐसे हालात पैदा हो जाते और मैं उसे अपना लेता। वक्त ने भी हम दोनों को कैसे मोड़ पर लाकर एक दूसरे से मिला दिया है। मरियम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारी अम्मी घर पर अकेली रहे। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें वकार, मजबूरी है ना। नहीं, ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मरियम, मैं चाह रहा था कि क्या तुम्हारी अम्मी हमारे साथ यहाँ रह सकती हैं? वकार, जानती हो, मैंने तुमको तो पा लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि एक माँ की शफकत भी हासिल कर लूँ। और वैसे भी इतने बड़े घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। वकार, वाकई आपने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। मैं तो अपनी खुशी का इजहार अल्फाज की सूरत में कर भी नहीं सकती। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मेरी अम्मी मेरे साथ रहें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले तुम्हारी अम्मी के घर जाएंगे। वकार को तुमने कैसा पाया? अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा पाया अम्मी। चलो शुक्र है। अम्मी, वकार चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। अरे बेटे, कैसे मुमकिन है? मुमकिन है ना अम्मी, वो चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे रहें। इतना बड़ा घर है हमारा, 3 नौकर हैं और आप यहाँ पर अकेली रहती हैं। लेकिन हम इस मकान का क्या करेंगे? इस मकान का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, परेशान ना हो आप, बस अब जल्दी से तैयार हो जाएं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी सारी बहारें एकदम आ जाएंगी।
कोई मसला है, कोई परेशानी है तुम्हें? तुम इतनी देर से टहल रहे हो और मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। मरियम, अगर तुम ज़रूरी समझो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इजाज़त लेने की ज़रूरत है तुम्हें? अगर तुम समझो तो। मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मरियम, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। क्यों? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारी दुनिया की चीज़ें लाके तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ, लेकिन तुमको बच्चा नहीं दे सकता। देखो वकार, मुझे तुम्हारी मौजूदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है, और अगर कभी बच्चे की कमी महसूस हुई तो हम ज़रूर बच्चा गोद ले लेंगे। जानती हो, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश हमारा बच्चा जिंदा होता, कितना अच्छा होता। अम्मी ने बताया था कि वो पैदा होते ही मर गया था। मैंने झूठ बोला था। हम समझे नहीं अम्मी। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि बच्चा पैदा होके मर गया है। मुझे उस बच्चे से शदीद नफरत थी, इसलिए मैंने उसे अपने से दूर और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए झूठ बोला था कि वो मर गया है। तो क्या हमारा बच्चा जिंदा है अम्मी? ये तो मैं भी नहीं जानती। तो फिर कहाँ है हमारा बच्चा? बताएं ना अम्मी प्लीज। पहले तो मैंने सोचा था कि बच्चे को पैदा होते ही मार दूंगी, लेकिन फिर मुझ में हिम्मत नहीं हुई ये सब कुछ करने की, और मैं उसे एडी सेंटर के झूले में डाल के आ गई। एडी सेंटर? आंटी, इसका तो मतलब है कि हम वहां जाकर अपने बच्चे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। चौबीस मार्च 1990 की ये एंट्री मौजूद है। रात के 2 बजे का टाइम था। कोई इस बच्चों को वहां रख गया था। यानी दिन 24 मार्च का और रात 23 मार्च की थी। हाँ जी जी। आप प्लीज उसके बारे में कुछ मजीद मालूमात दे सकते हैं? आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ बैठिए। तो
आप हैं अहमद के वालिदैन? जी। बाकी सारी तफसील तो मुझे आपके बारे में सफदर साहब ने फ़ोन पर बता दी थी, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अहमद के वो रस्म मिल गए। हम उसे लेने के लिए आए हैं, आप अभी उसे यहाँ पर बुलवा सकती हैं? वो दरअसल स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गया हुआ है, और वापसी तो कल ही होगी। अच्छा, वो पढ़ाई भी करता है? माशाल्लाह 9वीं क्लास में पढ़ता है, और अपनी क्लास में सबसे लायक बच्चा है वो। नर्सरी से लेकर आज तक हमेशा फर्स्ट आता रहा है। और देखने में कैसा है? आप ही का बच्चा है और आप ही जैसा है। आपके पास कोई तस्वीर होगी उसकी? हाँ, सफदर साहब को फ़ोन सुनते ही मैंने उसकी तस्वीर मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अहमद तो आज यहाँ मौजूद है नहीं, और आप लोग इतने अरसे के बाद आ रहे हैं, तो जाहिर है कि तस्वीर देखना तो चाहेंगे। ये रही उसकी, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। कितना बड़ा हो गया ना हमारा बेटा। ये तस्वीर मैं अपने पास रख लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल रख लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हो गया, क्यों इतना खुश हो? ये देखिए अम्मी, हमें हमारा बच्चा मिल गया इतने सालों के बाद, बहुत बड़ा हो गया, और अहमद नाम है इसका। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत सेहतमंद है ना। लेकिन वो खुद का है? पिकनिक पे गया है, कल आएगा और कल ही इसे यहाँ ले आएंगे हम। पिकनिक वाली बात में ये कुछ समझ नहीं आई। अम्मी, वो पढ़ता भी है 9th क्लास में, ईदी वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और पता है ये तो सबसे लायक बच्चा है मेरा क्लास में। अच्छा नानी। इस घर में जब अहमद आएगा कितनी रौनक हो जाएगी ना घर में। अहमद, अहमद इधर आओ बेटा।